Hello everyone, it's me Anushka here. So I welcome you all at my channel Anushka Biology 360. तो मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि दीदी आप पहले ना 12th पढ़ाना शुरू करो, तो मैंने सोचा ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले इकोलॉजी से शुरू करेंगे क्योंकि ये बच्चों को थोड़ा टफ लगता है और नीट में इसका अच्छा खासा वेटेज भी है। तो हम लोग आज इकोलॉजी के पहले चैप्टर से, जो कि है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, अच्छा चैप्टर है, पढ़ने में मज़ा आएगा, तो हम इससे शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि इकोलॉजी क्या होता है ना। तो इकोलॉजी बेटा क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है और जो एनवायरनमेंट है उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसा है ना, उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच के इंटरेक्शन की स्टडी को बेसिकली कहा जाता है बेटा इकोलॉजी। ठीक है, अब इकोलॉजी के अंदर जो पहला चैप्टर है दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इसके अंदर हमारे पास दो टर्म आपको दिख रही है। ठीक है, पहला है ऑर्गेनिज्म, दूसरा है पॉपुलेशन। अब सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो इकोलॉजी की जो सबसे बेसिक यूनिट है वो होता है ऑर्गेनिज्म। मतलब इकोलॉजी पढ़ने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम लोग लेंगे ना, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे हम लोग ये चीज़ें समझने का ट्राई करेंगे कि एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई भी पर्सन है, कोई भी एनिमल है या फिर कोई भी अदर थिंग है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, उसका अडेप्टेशन कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है एनवायरनमेंट को लेके, ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें कहाँ देखते हैं हम लोग, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे देखते हैं। ओके, और उसके बाद आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है, जैसे कि कोई स्पीशीज़ है, सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के ग्रुप को, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक पॉपुलेशन है इधर, ये एक पॉपुलेशन है इधर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन है, जैसे कि इस स्पीशीज़ के लोग यहाँ रहते हैं और इस स्पीशीज़ के लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल वाले हैं, मान लेते हैं वर्टिकल एक स्पीशीज़ है, तो सारे वर्टिकल वाले जितने भी वर्टिकल स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होंगे उसका ग्रुप एक पॉपुलेशन होगा। जितने भी हॉरिजॉन्टल वाली स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स होंगे उनका ग्रुप जो होगा वो एक पॉपुलेशन बनाएगा किसी भी पर्टिकुलर एरिया को जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। तो आई होप ये दोनों टर्म आपको क्लियर होंगी, एक तो ऑर्गेनिज्म और एक होता है पॉपुलेशन। ठीक है, तो फिर इसमें आगे चलते हैं हम लोग आगे। एक मिनट में इसको जूम कर लूँ। हाँ, इट्स ओके। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, अवर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत ही फैसिनेटिंगली तरीके से डाइवर्स है। ये हम लोगों को पता है, हमारे पास कितनी ज़्यादा वैरायटीज़ प्रेजेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो, और अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स, और वो कॉम्प्लेक्स भी है, मतलब सब चीज़ें बहुत सिंपल नहीं है। ठीक है, उसके बाद वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं अलग अलग लेवल पे जाके। जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लेवल्स कौन से हैं, सबसे पहले बेटा क्या बनेंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे। उसके बाद कोई भी सेल बनेगी, सेल कंबाइन होके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू कंबाइन होके क्या बनाएंगे, टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन से इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा पूरा का पूरा, उस ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन बनेगी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम एंड देन बायोम्स बनेंगे। सबसे पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। उसके बाद आ जाता है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या होता है बेटा, जो अलग अलग डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन होती है ना, जैसे हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज़ थी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, इन दोनों की पॉपुलेशन को हम लोग ऐड कर देंगे तो वो चीज़ क्या बनाएगी, वो एक कम्युनिटी बनाएगी। मतलब ये एक जगह है मेरे पास, यहाँ पर वर्टिकल वाले भी लोग रहते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले भी लोग रहते हैं, तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ पूरी एक कम्युनिटी है। और जहाँ पर इंटरडिपेंडेंस दिखाई दे, मतलब एक स्पीशीज़ दूसरे पर डिपेंड करे, क्या तो वो पैरासाइट बनाए, ठीक है, या तो वो आपस में म्यूचुअलिज्म रखें, या वो आपस में कंपटीशन करें, या फिर वो प्रेडेट करें एक दूसरे को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर इस तरीके की इंटरडिपेंडेंस हम लोगों को अलग अलग स्पीशीज़ की पॉपुलेशन में दिख रही हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, उस चीज़ को हम लोग कहेंगे कम्युनिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद है हमारे पास इकोसिस्टम।
ठीक है। इकोसिस्टम और बायोम्स। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? बेसिकली इसके अंदर बहुत सारी कम्युनिटी मिलके एक इकोसिस्टम बनता है, जिसके पास फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ उसका एक्सचेंज होगा। किसका एक्सचेंज होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा, और जहाँ पे न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग भी हो सकता है। ठीक है। तो इकोसिस्टम इज़ नथिंग बट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ जस्ट कम्युनिटी, और जिसके अंदर उसका फिजिकल एनवायरनमेंट के थ्रू उसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो और न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो। देन आता है हमारे पास टर्म बायोम। बायोम एक बहुत बड़ा रीजनल यूनिट होता है, जिसके अंदर एक मेजर वेजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन टाइप होता है, और उसके अंदर उसके साथ जो एसोसिएटेड फोना है, उसके साथ जितनी भी एसोसिएटेड एनिमल्स हैं वो सारे उसके साथ रहते हैं। तो ये एक किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में रहेंगे। तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इस पूरे टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? बायोम कहेंगे। उसके बाद एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे हम लोग दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग सुबह में, मैं तो उठती नहीं सुबह, सो मे भी आप लोग, तो हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठ के अगर किसी ने सुना है, सो मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी, मैं तो बिल्कुल सुबह नहीं जल्दी उठती। तो अगर किसी ने सुना है बुलबुल को गाते हुए किसी गार्डन में, तो हम लोग जनरली ये दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाउ डज़ द बर्ड सिंग? वो जो पक्षी है वो गा कैसे रहा है। दूसरा, वाई डज़ द बर्ड सिंग? और वो बर्ड गा क्यों रहा है, कैसे गा रहा है और क्यों गा रहा है। द हाउ टाइप क्वेश्चन, कि वो किस तरह से गा रहा है। सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, वाइल द वाई टाइप क्वेश्चन सीक द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। ठीक बात है। जैसे कि हाउ टाइप क्वेश्चन मतलब वो किस तरह गा रहा है, तो इसके पीछे हम लोग जानना क्या चाहते हैं कि उसका मैकेनिज्म क्या है, कि वो किस तरह से गा रहा है, मतलब उसके पीछे क्या चीज़ें काम कर रही है जो उसको गाने में हेल्प कर रही हैं। दूसरा है वाई टाइप क्वेश्चंस, मतलब वो गा क्यों रहा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसको क्या हासिल होगा भाई सुबह सुबह गाना गा के, है ना। कोई भी तो नहीं गाता ना ऐसे। तो जो वाई टाइप क्वेश्चन है वो क्या सीख कर रहा है? सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, कि वो गा क्यों रहा है। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन अवर एग्जाम्पल, हम लोग जैसे हाउ टाइप क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, तो द आंसर माइट बी इन, एक मिनट, हाँ, तो द आंसर might be in terms of operation of the voice box and the vibrating bone in the bird। ठीक है। उसके अंदर क्या हो सकता है कि जो बर्ड की वाइब्रेटिंग बोन है मे बी उसकी वजह से गा रहा हो, और जो उसका वॉइस बॉक्स है उसकी वजह से गा रहा होगा। वेयर एज द सेकेंड क्वेश्चन, और जो दूसरा सवाल है, मे लाई इन द बर्ड्स नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। तो ये हो सकता है, क्या पता उसको ब्रीडिंग सीजन में अपने मेट को ढूंढना हो, इस वजह से वो उससे कम्युनिकेशन करने के लिए गा रहा हो, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों को पता चल गया कि वो क्यों गा रहा था और वो कैसे गा रहा था। उसके बाद आता है व्हेन यू ऑब्जर्व नेचर अराउंड यू विद अ साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड यू विल सर्टेनली कम अप विद मेनी इंटरेक्शन क्वेश्चंस ऑफ बोथ टाइप। हाउ वाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली ब्राइट। अब जब हम लोग अपने नेचर को ऑब्जर्व करेंगे एक साइंटिस्ट के दिमाग से, है ना, एक साइंटिफिक फ्रेम ऑफ माइंड हम लोग बना के चलेंगे, उसके बाद हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि जो नाइट में ब्लूम करते हैं जो फ्लावर्स वो जनरली वाइट क्यों होते हैं। हाउ डज़ द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर, उस बी को कैसे पता चला कि इसी फूल के अंदर नेक्टर होगा। वाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थोन्स, और जो कैक्टस होता है उसके पास इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। हाउ डज द चीक स्प्यूज रिकॉग्नाइज हर ऑन मदर, एक चिक कैसे पता करती है कि उसकी मम्मी कौन सी। और बहुत सारे अलग अलग सवाल भी हमारे दिमाग में घूमने लगेंगे। सही भी है, घूमने भी चाहिए, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं, You have already learned in previous classes that ecology is a subject which studies the interaction among organisms and between the organism and its physical abiotic environment। हम लोगों ने पहले ही पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, हम लोगों को याद नहीं है बिल्कुल भी, आई नो। तो इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बेटा स्टडी करता है किसको, इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शन को, एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एबायोटिक एनवायरनमेंट, और उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है ना उसके साथ
ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन है उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, इकोलॉजी कहेंगे। तो इकोलॉजी बेसिकली कंसर्न होगा 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनिज्म से मिलके बनेगा पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से बनेगी कम्युनिटी, कम्युनिटी से बनेगा बायोम। इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट पॉपुलेशन लेवल। तो इस चैप्टर के अंदर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर के अंदर, हम लोग इकोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे किस लेवल पे, पॉपुलेशन के लेवल पे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन तो बता ही दिया क्या था। अब उसमें सबसे पहले आता है पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड single individuals of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources, potentially interbreed, and thus constitute a population. तो हमको नेचर में बहुत रेयरली एक आइसोलेटेड और एक सिंगल इंडिविजुअल देखने को मिलेगा किसी भी स्पीशीज़ का। मान लो ह्यूमंस ही हैं, ठीक है, हम कहीं भी ऐसा है जहाँ पर एक अकेला आदमी सर्वाइव कर सके बिना किसी दूसरी स्पीशीज़ के, बिना मतलब वहाँ पे प्लांट्स भी ना हो, खाने के लिए कोई छोटे मोटे जानवर भी ना हो, कुछ भी ना हो उसके आसपास, तो क्या वो इंसान सर्वाइव कर सकता है? नहीं। तो हम लोगों को नेचर में ऐसी चीज़ें देखने को बहुत कम मिलती हैं। मेजॉरिटी जो रहती है ना वो ग्रुप में रहती है, किसी वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया के अंदर वो लोग ग्रुप बनाकर रहेंगे जहाँ पर वो शेयर कर सकते हैं अपनी जो चीज़ें हैं, या फिर कुछ लिमिटेड अगर चीज़ें हैं तो उस रिसोर्स के लिए वो कॉम्पीट कर सकते हैं दूसरे के साथ कि भाई नहीं ये मेरा है ये तेरा नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कॉम्पीट कर सकते हैं। हम लोग तो मतलब रिसोर्सेज ठीक होने के बाद भी हम लोग तो खूब लड़ाई करते हैं, मैं और मेरा भाई तो, ठीक है, खैर वो एक अलग चीज़ है। तो वो लोग शेयर कर सकते हैं और कॉम्पीट कर सकते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। पोटेंशियली इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड 10 कॉन्स्टिट्यूट, और इस तरह से वो लोग क्या बनाएंगे बच्चा, पॉपुलेशन बनाएंगे। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, a group of individual resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies। अब देखो बेटा, इंटरब्रीडिंग जो टर्म है ना वो किसको दिखा रही है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो इंडिविजुअल बना है, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिजल्टिंग, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म बने हैं ना बेटा, उनका जो ग्रुप होगा वो भी हमारे लिए पॉपुलेशन की तरह काम करेगा, ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए। तो हम लोग सिर्फ ऐसा नहीं कहेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं वही इकोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए बेटर हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी कॉर्मोरेंट एंड वेटलैंड हैं, एक मिनट, जितने भी कॉर्मोरेंट हैं, वेटलैंड्स में कॉर्मोरेंट पक्षी होता है एक, ठीक है, वेटलैंड के अंदर, एक मिनट, ऑल द कॉर्मोरेंट इन अ वेटलैंड, जितने भी कॉर्मोरेंट्स हैं वेटलैंड के अंदर, कॉर्मोरेंट्स बर्ड्स हैं बेटा। रैट्स इन एबंडॉन ड्वेलिंग, रैट्स चूहे, एबंडॉन ड्वेलिंग मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत लंबे समय तक कोई गया ना हो, ऐसे सुनसान पड़ा हो ना। ऑल द कॉर्मोरेंट इन अ वेटलैंड, रैट्स इन एन एबंडॉन ड्वेलिंग, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate and lotus plant in a pond। जितने भी वेटलैंड में कॉर्मोरेंट्स हैं, एबंडॉन वैली में रैट्स हैं, फॉरेस्ट ट्रैक्ट में टीकवुड के पेड़ हैं, और कल्चर प्लेट के अंदर बैक्टीरिया हैं, और किसी भी पॉन्ड के अंदर लोटस के प्लांट हैं। ये जो चीज़ें हैं ये सारी किसका एग्जाम्पल हैं, ये बेटा पॉपुलेशन का एग्जाम्पल है। इन अर्लियर चैप्टर्स you have learnt that although an individual organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits। कुछ चैप्टर्स में, जैसे कि इवोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो एक ऐसा है जो कि बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ खुद को कॉप करके रख सकता है, और पॉपुलेशन लेवल पे जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ऑपरेट करेगा किस चीज़ को, कि डिज़ायर ट्रेड्स जो हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन लेवल पे जो नेचुरल सिलेक्शन है वो डिज़ायर ट्रेड्स के इवॉल्व होने को ऑपरेट करता है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी जो होता है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये इकोलॉजी को लिंक करता है बेटा पॉपुलेशन की जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। तो इस तरह से हमारे लिए जो पॉपुलेशन है इकोलॉजी जो है, पॉपुलेशन इकोलॉजी जो है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि वो पॉपुलेशन जेनेटिक्स को और इवोल्यूशन को इकोलॉजी के साथ जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अ पॉपुलेशन हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट। एक जो पॉपुलेशन है मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए एक अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं
जो कि एक इंडिविजुअल, जो कि एक अकेले इंसान के लिए नहीं हो सकते, है ना। सो अ पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट्स जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं होते। एक जो इंडिविजुअल होता है वो क्या तो जी सकता है या वो मर सकता है, मतलब वो जन्म लेगा या मरेगा, मतलब बर्थ या डेथ। लेकिन पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक साथ मर गई, बहुत इलॉजिकल सी चीज़ हो जाएगी वो, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी पॉपुलेशन अचानक से बर्थ ले गई, ऐसा भी हम लोग नहीं कहेंगे। तो पॉपुलेशन के पास बर्थ रेट है कि किस रेट से बर्थ हो रहे हैं, डेथ रेट से कि किस रेट से डेथ हो रही है। पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। पॉपुलेशन के अंदर ये जो रेट हैं वो रेफर करते हैं टू पर कैपिटा, हम इसके हिसाब से सारी बर्थ और डेथ निकालते हैं। द रेट्स हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर्स, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। मतलब पॉपुलेशन में जितने मेंबर पहले थे उसके कंपैरिजन में कितने बढ़े घटे, उसके हिसाब से हम लोग इन रेट्स को एक्सप्रेस करेंगे बेटा। हियर इज़ एन एग्जाम्पल, हम लोग एक एग्जाम्पल दिया है इसके अंदर। एक पोंड है, ठीक है, वहाँ पर 20 लोटस के प्लांट थे पिछले साल मान लेते हैं, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 नए प्लांट आ गए। एक पोंड था, उसके अंदर लास्ट ईयर 20 लोटस के प्लांट थे और रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए प्लांट ऐड हो गए। तो अगर हम करंट पॉपुलेशन डाटा लें तो वो बेटा 28 हो गया, ठीक है, तो वो 28 है। तो वी कैलकुलेट द बर्थ रेट। तो हम लोग बर्थ रेट कैसे निकालेंगे, हम लोग बर्थ रेट निकालेंगे 8/20, मतलब नए कितने आए 8, पहले कितने थे 20। तो बर्थ रेट इस तरीके से कैलकुलेट होगा 8/20, मतलब नए कितने ऐड हुए, नए वाले लेंगे हम जो भी प्लस होगा, बाय में पहले कितने थे, पहले वाले ले लिए, सॉरी ये थोड़ा ऐसा ही लिखा जा रहा है बट पहले कितने थे। तो अब ये रेशो कितना आया 8/20.4। तो ये क्या आया बेटा 0.4 हमारे पास निकल के आया, जो है वो बर्थ रेट है। तो इतना ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। अब मान लेते 4 इंडिविजुअल हैं, लैब में काम करते टाइम हमारे पास 40 फ्रूट फ्लाइज थी, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 4 को मार दिया, है ना। हम लोगों को परेशान कर रही थी वो, हमने गुस्से में आके अपने हाथ चला दिए, दोनों हाथों के बीच में ताली बजा दी उसको रख के, है ना। तो 4 फ्रूट फ्लाई को हमने इस तरीके से बहुत जुल्मी तरीके से मार दिया है। 40 फ्रूट फ्लाई हमारे पास पहले थी। ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल से अ वीक, हम मान लेते हैं हम लोग एक हफ्ते में एक फ्रूट फ्लाई मारते थे, तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 फ्रूट फ्लाई मार दी। तो द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 4/40, दैट इज 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक, ठीक है। 4 हमने मारी, मतलब माइनस में कितना हुआ, ऊपर में प्लस था ना क्योंकि ऐड हो रहे थे, बाय में 40, पहले कितना था वही पहले वाला ही रेशो आएगा। तो 4/40 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट है जो कि पॉपुलेशन के लिए होता है, सेक्स रेशो। एक मिनट कहाँ जा रहा है ये, आजा 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 आजा, ओके, नहीं नॉट ओके, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वाई इट गॉट सेलेक्टेड, आजा पेंसिल आजा, आगे। दूसरा एट्रीब्यूट अगर हम देंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन जो है वो क्या है बेटा, दैट इज सेक्स रेशो, ठीक है। एन इंडिविजुअल इज आइदर, कोई जो इंडिविजुअल है क्या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, हाँ बाकी की बहुत सारी चीज़ें भी चल रहे हैं बट हम एक जनरल केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो इंडिविजुअल है क्या तो वो आदमी है या वो औरत है, बट अ पॉपुलेशन एज अ सेक्स रेशो, उस पॉपुलेशन का सेक्स रेशो होता है। मान लेते हैं कि उस पॉपुलेशन में 60% महिलाएँ हैं और 40% आदमी लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, पॉपुलेशन के पास सेक्स रेशो होता है। उसके बाद अब पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कम्पोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट एजेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है हम लोगों ने पॉपुलेशन बनाई, सारे के सारे 18 से उम्र के लोग भर दिए उसके अंदर, सारे के सारे 19 उम्र के लोग भर दिए, नहीं ऐसा नहीं होता बेटा। पॉपुलेशन जो होता है ना वो किसी भी गिवन टाइम के अंदर उसके पास क्या क्या होता है, इंडिविजुअल्स होते हैं अलग अलग एज के, 18 वाला भी मिलेगा, 20 वाला भी मिलेगा, 25 वाला भी है, 30 वाले अंकल भी हैं, ठीक है। तो इफ़ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, अगर हम उस एज डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएं
द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर, उस रिजल्टिंग जो अब बन के आएगा उस ग्राफ को हमने क्या कहा बेटा, उस ग्राफ को हमने कहा एज पिरामिड। ठीक है, तो एज पिरामिड हमने उस चीज़ को कही है फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन्स के लिए। द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ डायग्राम। तो इसमें ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए जो एज पिरामिड होता है बेटा, उसके अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है औरतों का, आदमियों का। उस डायग्राम के अंदर जो पिरामिड्स की शेप होती है वो हम लोगों को उस पॉपुलेशन का एक स्टेटस बताती है। ठीक है, द शेप ऑफ द पिरामिड्स रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जो पिरामिड की शेप होगी वो हमको उस पॉपुलेशन का स्टेटस बताएगी, क्या तो वो ग्रो कर रही होगी, या वो एकदम स्टेबल बन चुकी होगी, या वो घट रही होगी। मतलब क्या तो पॉजिटिव ग्रोथ होगी, या ग्रोथ ज़ीरो होगी बिल्कुल स्टेबल, या फिर नेगेटिव ग्रोथ होगी बेटा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं ये क्या बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव वाले मतलब जो अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज पे हैं, प्री वाले मतलब रिप्रोडक्टिव वाले से पहले जो हैं, मतलब जो अभी मैच्योर हुए नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। पोस्ट वाले मतलब जो अपनी मैच्योरिटी खो चुके हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव है, एक मिनट ये मेरा मार्कर भी ना, ये रिप्रोडक्टिव वाला, ये प्री रिप्रोडक्टिव और ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हम लोग एक्सपेंडिंग वाला देख रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग वाले में प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम हैं, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम होते चले गए। तो ये ना एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन इस ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये ट्रायंगुलर होगा, है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है एक्चुअली, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और कुछ ये मार्कर भी मेरे ऐसे ही चल रहे हैं, ओके नो इशू। देन हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेबल वाला। स्टेबल वाले में बेटा रिप्रोडक्टिव वाले जितने हैं उतने ही प्री रिप्रोडक्टिव हैं। बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस आ रहा है उस ब्लू वाली लाइन में, अगर अपन सेकंड लाइन देखें तो। फिर उससे कम कौन है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टेबल हो चुकी है, मतलब ये ना ज़्यादा बढ़ेगी ना ज़्यादा घटेगी। ठीक है, जिस रेट से बढ़ेगी उसी रेट से कम भी हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो ये स्टेबल हो गया, है ना। तो ये वाला स्टेबल वाला जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इसको हम ब्लू से लिखेंगे, ये हो जाएगा वेल शेप्ड ग्राफ। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्लाइनिंग की। रिप्रोडक्टिव वाले तो नॉर्मल हैं, प्री रिप्रोडक्टिव वाले उससे कम हैं, मतलब प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम, फिर रिप्रोडक्टिव वाले ज़्यादा हो गए, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले कम हो गए। तो ये इस तरीके का जो पॉपुलेशन का ग्राफ होगा ना वो कम होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होगी। तो इस वाले ग्राफ का नाम होता है बेटा अर्न शेप्ड ग्राफ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिए, क्या पढ़ा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज पिरामिड्स फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन के पॉपुलेशन के लिए एज पिरामिड्स का रिप्रेजेंटेशन ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आई होप आप लोगों को तीनों के तीनों ये क्लियर होंगे। तो ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग आ गए हैं इस अगली लाइन पे, ये क्या बोल रही है इसकी भी सुन लेते हैं। इस बार आई थिंक थोड़ा चेंज लाना चाहिए, है ना। इस बार हम हाइलाइटर यूज़ करेंगे कि बेटा येलो ले लो डटी ले लो, तो हम लोग ये वाला कलर ले लेते हैं। ओके, आजा। तो द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट अ लॉट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। जो पॉपुलेशन का साइज़ है उस हैबिटेट के अंदर उसका जो स्टेटस है उसके बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताता है ना। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ, काला ही लेंगे इस बार। ओके, आई एम सॉरी। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of a predator or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. हम लोग कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस चाहे इन्वेस्टिगेट करें किसी पॉपुलेशन के अंदर, चाहे वो दूसरी स्पीशीज़ के साथ कंपटीशन का आउटकम हो, या फिर प्रेडेटर का इम्पैक्ट हो उस पॉपुलेशन के ऊपर, या फिर हमने पेस्टिसाइड जो छिड़का है उसका इम्पैक्ट हो, वी ऑलवेज इवेलुएट दैम इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज़ के अंदर जो चेंज आएगा उसके टर्म्स में हम उस चीज़ को इवेलुएट करके बताएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे
वट एवर इकोलॉजिकल प्रोसेस, हम चाहे जो भी इकोलॉजिकल प्रोसेसेस इन्वेस्टिगेट करें पॉपुलेशन के अंदर, चाहे वो कंपटीशन का आउटकम हो, चाहे वो प्रेडेटर का इम्पैक्ट हो, या फिर वो पेस्टिसाइड का इफेक्ट हो, हम लोग उसको इवेलुएट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज में कोई भी चेंज आया, हम लोगों ने पकड़ लिया, हम लोग चले गए उसकी पूछताछ करने। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर वेटलैंड एंड एनी ईयर। जो साइज़ हो सकता है नेचर के अंदर वो 10 से कम, इतना भी कम से कम 10 से कम, इतना कम हो सकता है। जैसे कि भरतपुर के अंदर जो साइबेरियन क्रेन्स आती है ना हर साल, तो इतना कम भी हो सकता है और मिलियंस में भी जा सकता है। जैसे किसी पॉन्ड के अंदर क्लेमाइडोमोनास ग्रो कर रहा है तो मिलियंस में भी है। पॉपुलेशन साइज़, फिर उस जगह पे ना बेटा पॉपुलेशन साइज़ को हम टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी कह देते हैं। उस चीज़ को हमने डेजिग्नाइट करा है एन वाले लेटर से। नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली। अब पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना, वो ज़रूरी नहीं कि हम लोग काउंट करके जो नंबर बता रहे हैं ना वो ही पॉपुलेशन डेंसिटी हो, मतलब नहीं, अब ये चीज़ लिमिट नहीं करती, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नंबर में ही मेजर हो। ऑल्दो टोटल नंबर इज़ जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट। माना कि किसी चीज़ को काउंट करके अप्रोप्रिएट तरीके से हम लोग एक तो बताएं कि भाई किसी भी क्लास के अंदर मान लेते हैं 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने उनको काउंट कर लिया माना। लेकिन अब तुम किसी पॉन्ड में गए, वहाँ एल्गी ग्रो कर रही है, तुम लोगों को क्या पता कितनी ग्रो कर रही है, जो क्लेमाइडोमोनास है वो कितने हैं, तो तुम लोग काउंट करने के लिए थोड़ी बैठोगे वहाँ पे। अब माना कि क्लासरूम में जो 20 वाला नंबर था वो थोड़ा ज़्यादा एग्जैक्ट था, बट ठीक है, लेकिन क्लेमाइडोमोनास में वो चीज़ बिल्कुल ख़राब है, ठीक है, हम वो चीज़ वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते ना बेटा। तो ऑल द टोटल नंबर इज़ जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। माना हमने कि जो नंबर को मेजर करना, मतलब काउंट करके बताना जो चीज़ है, वो पॉपुलेशन डेंसिटी को थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से मेजर कर रही है, ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग बता पाते हैं। लेकिन इट इज़ इन सम केसेस आर द मीनिंगलेस, क्या तो वो बिल्कुल ही मतलब व्यर्थ बात होगी और डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन, और हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी कि हम लोग उसको काउंट कर पाएँ, ठीक है। अब जैसे कि इन एन एरिया, किसी एरिया के अंदर इफ़ देर आर 200 कैरेट ग्रासेस, कैरेट ग्रासेस का साइंटिफिक नेम होता है बेटा पैरथीनियम हिस्टेरोफोरस। अगर किसी एरिया के अंदर 200 कैरेट ग्रासेस है, मतलब कि पैरथीनियम हिस्टेरोफोरस है प्लांट, बट ओनली अ सिंगल, लेकिन एक बड़ा सा बरगद का पेड़ हो, है ना, जिसकी लार्ज कैनोपी हो, स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बैनियन इज़ लो, जो कि हम लोगों को बताएं कि माना जैसे कि 200 कैरेट ग्रास हैं, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर्स के हिसाब से तो कैरेट ग्रास की ज़्यादा है, ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बैनियन ट्री के रिलेटिवली कम है, किससे, कैरेट ग्रास से, अमाउंट टू अंडर एस्टिमेटिंग द इनॉर्मस रोल ऑफ बैनियन इन दैट कम्युनिटी। लेकिन उस कम्युनिटी के अंदर जो बरगद का पेड़ है उसका जितना रोल है ना, आई थिंक उतना उन 200 कैरेट ग्रासेस का नहीं होगा, ठीक है। तो हम उस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिए कि जो इतना बड़ा रोल है उस बरगद के पेड़ का उस कम्युनिटी के अंदर, हम लोगों ने उस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करके हम लोगों ने नंबर के बेसिस पे सिर्फ किस चीज़ को आगे रखा, उन कैरेट ग्रासेस को आगे रखा। तो इस तरीके के केसेस के अंदर द परसेंट कवर, कितना एरिया, कितना परसेंट एरिया उन्होंने कवर करके रखा है या फिर कितना वो बायोमास बना रहे हैं, इज़ अ मोर मीनिंगफुल मेजर ऑफ द पॉपुलेशन साइज। उस पॉपुलेशन साइज को मेजर करने के लिए परसेंट कवर और बायोमास, ये चीज़ आई थिंक ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा बेहतर तरीका है, ठीक है। आई थिंक नंबर के हिसाब से हम लोग काउंट ना करें यहाँ पे। तो आगे क्या है, टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन ईजिली अडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टोटल नंबर जो है वो दोबारा कोई इजी मेथड नहीं है जिसको हम हर बार लगा सकें। क्या तो मतलब मान लेते हैं पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो कि काउंटिंग हमारे लिए इम्पॉसिबल है, नहीं हो पा रही भाई हमसे, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अब हमारे पास एक डेंस लेबोरेटरी कल्चर है बैक्टीरिया का एक पेट्री डिश के अंदर, तो उसका बेस्ट मेजर क्या होगा, डोंट से कि हम लोग काउंट करें बैक्टीरिया, है ना, हम लोग काउंट करने के लिए नहीं बैठेंगे, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे आता है समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन देयर इज़ नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटीज़। कई बार हम लोग ऐसे इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में आते हैं जहाँ पर हम लोगों को एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, एक मिनट ये क्या हो गया, हाँ, समटाइम्स फॉर सर्टेन इकोलॉजिकल, sorry, I'm really sorry for this.
समटाइम्स अ सर्टेन फॉर कुछ इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों को ज़रूरी नहीं कि हम लोग एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी ही बताएं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो लगभग इक्वली, मतलब उसके बराबर जितना सा वैल्यू रखती है वो भी, मतलब एब्सोल्यूट जितना एकदम एक्यूरेट नहीं, बट रिलेटिव डेंसिटी थोड़ा बेहतर तरीका है, मतलब ठीक है, उससे ज़्यादा कम भी नहीं है। फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज़ गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। किसी भी टाइम पे जो हम लोग जितनी भी मछलियाँ पकड़ रहे हैं वो एक अच्छा मेजर है कि हम लोग टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी बता सके उस लेक के अंदर, लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली ही देखते हैं, मतलब अब उस लेक के अंदर जाके हम लोगों ने थोड़ी ना काउंट करी कि इतनी मछलियाँ होंगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग जनरली एक एस्टिमेट लगाते हैं, मतलब एक अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना पॉपुलेशन साइज़ इनडायरेक्टली हम लोग देखते हैं, उसको बिना काउंट करें या फिर बिना देखें, हम लोग जस्ट अपना अंदाज़ा लगाते हैं वहाँ पे। आई थिंक वो एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अब इतनी देर कौन स्विमिंग करेगा उसके अंदर जाके, बिल्कुल गलत बात है ये। द टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क, कि जो टाइगर के सेंसस होते हैं, पैरों के निशान होते हैं नेशनल पार्क्स के अंदर और टाइगर रिजर्व के अंदर, वो किस पे बेस्ड होता है, उनके पग मार्क्स के ऊपर, ठीक है। टाइगर सेंसस उनके पग मार्क्स के ऊपर, मतलब कितने टाइगर हैं उस जंगल के अंदर, नेशनल पार्क में, टाइगर रिजर्व में, उनके पैरों के निशान से हम लोग देखते हैं, और उनके फीकल पैलेट्स की, उनकी जो फीकल पैलेट होता है उनको देख के और उनके पग मार्क्स को देख के हम लोग बताते हैं कि इस नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर रहते होंगे एस्टिमेटली। सो आई होप आप लोगों ने यहाँ तक लेक्चर एंजॉय करा होगा। आज थोड़ा मार्कर का प्रॉब्लम था, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आगे से मैं ट्राई करूँगी ऐसा ना हो, बट एक चीज़ सुधरती है तो एक चीज़ मेरी तरफ से ख़राब हो जाती है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करना। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द मिस्टेक्स आई डिड। मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं अगले लेक्चर में आते ही पहले वही चीज़ सॉल्व कर दूँ, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में ही बता पाओगे, तो जो भी दिक्कत है तुम लोग मुझे बता देना। अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ वो भी मुझे बता देना, अच्छा पढ़ा रही हूँ वो भी मुझे बता देना। एक बार शेयर करना सब लोगों को, सब लोग ताकि पढ़ सके। ओके, सो बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, बाय, डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, टाटा।